तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सपोज मान लीजिए आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता हो या फिर उन तीनों साइड्स के स्लोप पता हो, तो उस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल के साइड्स के स्लोप हमें दिए हुए हैं m1, m2 और m3। तो हम लोग क्या करेंगे, इन स्लोप्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सारे तीनों स्लोप्स को हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और इसके बाद टेंजेंट ऑफ इंटरनल एंगल्स हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3 एंड m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, टेंजेंट ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम, हमारे पास अगर लाइन के तीनों स्लोप्स पता हैं तो टैन ऑफ इंटरनल एंगल्स इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इनमें से मान लीजिए कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि टैन ऑफ दैट एंगल इज नेगेटिव। और अगर किसी एंगल का टैन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये भी शो कर सकते हैं कि कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम स्केलन, अक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आराम से बता सकते हैं। स्केलन कब, जब सारे एंगल्स डिफरेंट हों। अक्यूट कब, जब सारे एंगल्स अक्यूट हों। और ऑब्ट्यूज कब, जब कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइन इंक्लाइन एट एन एंगल टू अदर लाइन्स। ठीक है, समझाता हूं मैं आपको पहले एक डायग्राम से। सपोज ये लाइन हमें दिया हुआ है, लेट अस से वी हैव दिस लाइन। इसका स्लोप हमें मान लीजिए m पता है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप हमें m पता है। अब हमें क्या चाहिए कि इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन से थीटा एंगल बनाने वाला, ठीक है, लाइन का स्लोप क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यानी स्लोप ऑफ इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं फॉर द टाइमिंग डिलीट करके, और मैं क्या करता हूँ कि अपने x एक्सिस और y एक्सिस को साथ में लेते हुए एक रियलिस्टिक पिक्चर बनाता हूँ। ठीक है, यानी सपोज ये वाला लाइन हमें दिया हुआ है। ठीक है, और इसका स्लोप हमारे पास m पता है। अब अगर हमें एक नया लाइन बनाना है, ठीक है, जो इस लाइन से थीटा एंगल बनाता हो, इस लाइन से थीटा एंगल बनाता हो, ठीक है, तो इस लाइन का हमें स्लोप चाहिए। ठीक है, कि क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, सपोज हमारे पास ये एंगल हमें अल्फा दिया हुआ है एंड ये एंगल हमारे पास बीटा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू m हमें पता है, और ये जो m1 हमें निकालना है ये और कुछ नहीं बल्कि tan बीटा होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल में हमें पता होता है कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स, या एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हमारे पास रिलेशन हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, रिलेशन हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, और स्लोप निकालने के लिए हमें और कुछ नहीं, यहां पे बस tan लेना है। तो m1 की वैल्यू हो गई tan बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस थीटा, और जब इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये बन गया tan अल्फा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan थीटा। हमें पता है कि tan अल्फा इज m, तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा m प्लस tan अल्फा और tan थीटा अपॉन 1 माइनस m
tan थीटा। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान से गौर कीजिए कि ये जो लाइन हमने लिया था, ठीक है, जो हमारे पास गिवन लाइन था और जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, उसको हमने कैसे ऑब्टेन किया? तो हम गिवन लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से जब रोटेट किए तो हमें अपना रिक्वायर्ड लाइन मिल गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और लाइन ऐसा पॉसिबल था जो गिवन लाइन से थीटा एंगल बनाए, और वो लाइन कुछ इस तरीके का होता, वो लाइन कुछ इस तरीके का होता। ठीक है, जहां पे ये एंगल थीटा होता हमारा, जहां पे ये एंगल थीटा होता। तो अब ध्यान से देखिए, इस बार हम इस लाइन को किस तरफ रोटेट करेंगे कि हमें अपना नया लाइन मिले? तो इस तरफ रोटेट करना पड़ेगा थीटा एंगल से, यानी आप अभी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो देखो चेंज क्या हो जाएगा। सपोज ये इस तरफ से आके लाइन ऐसा कुछ बनता, ठीक है, अब इस बार हमारे पास ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। ठीक है, तो चलो बीटा डैश फॉर द टाइम बिंग मैं बोल देता हूं। तो इस बार देखोगे आपके पास ट्रायंगल जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, और इस बार एक्सटीरियर एंगल आपका अल्फा हो गया और इंटीरियर एंगल आपका बीटा हो और थीटा हो जाएगा। तो इस बार हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, बीटा डैश प्लस थीटा, और हमें स्लोप निकालने के लिए tan ऑफ बीटा डैश चाहिए। तो यानी यहां से आप देखोगे तो बीटा डैश की वैल्यू अल्फा माइनस थीटा हो जाएगी, और नया स्लोप हमारा m2 जो आएगा वो बन जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, जिसको अगर सिंप्लीफाई करने के बाद और tan अल्फा की वैल्यू m रखने के बाद हम देखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। ठीक है, तो यानी यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया? यहां से ऑब्जर्व ये किया कि अगर हमारे पास रोटेशन ऑफ द लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हम फॉर्मूला tan ऑफ अल्फा प्लस थीटा यूज करेंगे। और अगर हमारे पास रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे नया स्लोप निकालने के लिए? tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा। आप इसको इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो कि आपके पास जब भी हम मेजर करते हैं एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके, तो वो एंगल हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और जब वो एंगल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं जाके, तो वो एंगल हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो यानी हमारे पास फॉर्मूला हम एक ही याद रखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला जो हम याद रखेंगे वो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर ये थीटा आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाके मेजर किया है, अगर ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाके मेजर किया है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर आपने ये थीटा क्लॉकवाइज जाके मेजर किया है तो उसको क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। तो जैसे ही आप लोगे तो आपके पास जो नया स्लोप बन जाएगा वो या तो m प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस एम टैन थीटा बनेगा, या फिर m माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस m टैन थीटा बनेगा। दिस विल डिपेंड कि आपने थीटा एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर किया है या फिर क्लॉकवाइज जाके मेजर किया है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, मेकिंग सेम एंगल विथ टू लाइन्स, ठीक है, इन दोनों से अगर आपको सेम एंगल बनाता हुआ कोई लाइन चाहिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर से समझते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूं क्योंकि ये चीज हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब समझिए आप, हमारे पास दो लाइन दिए हुए हैं, लेट अस से एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। ठीक है, इसका स्लोप मान लीजिए हमारे पास m1 है और इसका स्लोप हमारे पास m2 है। ठीक है, अब एक ऐसा लाइन चाहिए जो दोनों से
इक्वली इंक्लाइंड हो, सेम एंगल बनाता हो, ठीक है, सेम एंगल बनाता हो। तो सपोज इस तरीके का कोई लाइन है हमारा, ठीक है, जो इस लाइन से, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इस तरीके का कोई लाइन है हमारा जो इससे भी थीटा एंगल बनाता हो और इससे भी थीटा एंगल बनाता हो, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड हो। तो अगर इसका स्लोप हम m लेते हैं तो इस m की वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए कॉन्सेप्ट यहां पे भी वही है। आप इस लाइन को m1 को जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो फिर आपको m मिल रहा है, ठीक है, और m2 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो आपको m मिल रहा है। एंगल अभी भी हमारे पास सेम है, ठीक है। तो समझो हम जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते थे तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा आता था, और जब क्लॉकवाइज रोटेट करते थे तो याद करिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा आता था। अब समझिए इसको, m1 को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, m1 को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं मैं, तो यानी बीटा की वैल्यू अल्फा माइनस थीटा आएगी, ठीक है। अच्छा यहां पे ना मुझे बीटा और अल्फा चाहिए लेकिन थीटा नहीं चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अल्फा माइनस बीटा हो जाएगी, ठीक है क्या। सिमिलरली m2 को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो m पे पहुंचूंगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमारे पास लेटस से इसके स्लोप के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास एंगल बीटा डैश है, तो या फिर अल्फा डैश है, इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल हमें अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, और m के करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास बीटा है। इंक्लिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये एंगल्स जो गिवन है ये इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब इस बार देखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं मैं m2 को, तो इसके करेस्पॉन्डिंग बीटा की जो वैल्यू आएगी वो अल्फा प्लस थीटा आएगी, लेकिन अगेन मुझे थीटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थीटा मुझे नहीं चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, ये आपके पास बीटा इज इक्वल टू अल्फा डैश है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा डैश, ठीक है। तो ये थीटा के दो वैल्यूज आ गए। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ tan लगा देना है, क्योंकि ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा भी है और बीटा माइनस अल्फा डैश भी है। तो अगर दोनों तरफ tan लगा दोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा डैश अपॉन 1 प्लस tan ऑफ बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा डैश। और देखिए ध्यान से, tan अल्फा के बदले में हम क्या रखेंगे, m1 रखेंगे, tan बीटा के बदले में क्या रखेंगे, m रखेंगे। सिमिलरली tan बीटा के बदले में m एंड tan अल्फा डैश के बदले में m2। तो हमारे पास m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m m1 और m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m m2, ये रिलेशन आएगा। इसको सॉल्व करके हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग हियर। यहां पे हम वही चीज बता रहे हैं आपको कि अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू टू लाइंस दिया हुआ है जहां पे एक का स्लोप m1 और दूसरे का स्लोप m2 है, तो उस लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो वो आप किस तरीके से निकाल सकते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। तो आइए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। यानी आपके पास अपना स्लोप दिया हुआ है कितना, -2/3। अब आपको क्या चाहिए, इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाने वाला एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो 1, 2 से पास करता हो। अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि 45 डिग्री
हमें क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी इस केस में आपको ये दोनों ही डायरेक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो नया स्लोप होगा, ऐसे दो लाइंस पॉसिबल होंगे। ठीक है, लाइन 1 के करस्पॉन्डिंग अगर मान लीजिए मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेता हूं, तो नया स्लोप हमारा m डैश जो हो जाएगा वो m प्लस tan 45 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और अपॉन 1 माइनस m tan 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू रख लेते हैं हम -2/3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 1/5 आ जाएगी। ठीक है, स्लोप आ गया, तो लाइन का इक्वेशन हम लोग पॉइंट फ्लो फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। y-2 इज इक्वल टू 1/5 x-1। ठीक है, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइन का इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 5y एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली दूसरा लाइन जो होगा वो इसके क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से होगा, तो उस केस में हमारा नया स्लोप जो हो जाएगा, लेट अस से m1 बोलते हैं हम उसको, वो बन जाएगा हमारा m माइनस tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस m इंटू tan 45 डिग्री। तो यहां पे हमारे पास m की वैल्यू और tan अल्फा की वैल्यू बस क्या कर देनी है, सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो आइए सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास m1 की जो वैल्यू बन जाएगी दैट विल बी -2/3 -1 अपॉन 1 प्लस -2/3 इंटू 1। तो ये हमारे पास बन गया -5/3 अपॉन, यहाँ से देखा हमने तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1/3। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये स्लोप आ गया हमारा -5। ठीक है, तो हमारे पास नया लाइन L2 जो आ जाना चाहिए वो कितना आना चाहिए, y-2 इज इक्वल टू -5 x-1। और यहाँ से हमने देखा तो लाइन का इक्वेशन बन जाएगा 5x प्लस y एंड प्लस 3 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है,